आज का वीडियो है, हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको लिखते हैं द ब्रांच ऑफ physical chemistry which deals with the study of इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें देखते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस ऑफ व्हाट? इंटरडिपेंडेंस मीन्स व्हाट? इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है कि इसमें केमिकल एनर्जी का यूज होता है और केमिकल एनर्जी से उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है, तो नॉर्मल हम जब एक बैटरी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल की बैटरी है तो उसमें केमिकल एनर्जी होता है। उस केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं? उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है और फिर उस सर्किट में वो अपना वो एनर्जी जो है वो जाता है और यूज होता है। तो एक समय के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप क्या किए? केमिकल एनर्जी का आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन तो सबसे पहले तो केमिकल को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने यूज़ कर लिया, फिर फर्दर जब डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्ज लगाते हैं, उसे हायर पोटेंशियल की एनर्जी जो है आप उसमें देते हैं, फिर वो चार्ज होता है। तो फिर वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया, फिर केमिकल एनर्जी वो फिर से वो स्टोर कर लिया, उसको चेंज करके स्टोर कर लिया, फिर फर्दर उसको यूज़ में लाते हैं। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दिस केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इसमें जो आता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में बताया गया है, उसमें है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक बार जस्ट एक रिमाइंड करा दे रहा हूँ, व्हाट आर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स? तो electrolytes are simple chemical compound. Electrolytes are that compounds which is either in fused state or their aqueous solution. Electrolytes are that compound which is in their which is either in fused state or their aqueous solution
conducts electricity। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इधर फ्यूज स्टेट में या उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ये आपको 11th क्लास में ये बताया गया था, 11th क्लास का ये है बेसिक चीज़ें, क्योंकि इसकी चूँकि जिक्र आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए हमने इसका जिक्र कर दिया। उसमें भी एक जब हमने पढ़ा था 11th क्लास में तो एक सेल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बारी आती है इस सेल के बारे में, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब बारी आती है सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? तो आपने पढ़ा था कि इसमें इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल। हमने 11th क्लास में पढ़ा था एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, कौन सा था? डैनियल सेल। दिस इज कॉल्ड डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था। डैनियल सेल क्या था? डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या था? तो आप देखेंगे कि डैनियल सेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप से आ रहा है। इसमें हम लोग KCl ले लेते हैं और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रोड ले लेते थे। यहाँ पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते थे। एक कौन सा इलेक्ट्रोड? एक इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं एक हमारा इलेक्ट्रोड आता है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं किससे? एक स्विच से। यहां पर क्या है कि 2 सॉल्यूशन आपका आ रहा है। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसका जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट है, ZnSO4। और ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 कॉपर सल्फेट। और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट आपका उसका सॉल्यूशन लिया गया है कि जिस मेटल को लिया गया है उसी मेटल के साल्ट का यहाँ डैनियल सेल में सॉल्यूशन लिया गया है। तो उसी का हमें लिया गया है कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट को। तो आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डैनियल सेल है आपका, तो डैनियल सेल का ये स्ट्रक्चर है। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज KCl का है। यहां पर क्या है कि यहां पर इधर की ओर Cl माइनस आएगा, इधर की ओर K प्लस आता है। ठीक है, इसका भी वर्क अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली चूंकि 11th क्लास में इसका डिस्कशन किया हुआ था, वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका डिस्कशन किया हुआ था 11th क्लास में अच्छे से। तो इसमें क्या है कि इसमें जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट 2 सॉल्यूशन लिए जाते हैं और जो जिंक का जिसका मेटल होता है उसी मेटल का साल्ट लिया जाता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है उस साल्ट का। और साल्ट ब्रिज यहाँ पर है। साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है? साल्ट ब्रिज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। होता क्या है कि आप नॉर्मल एक सेल में क्या होता है कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है कॉपर की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर की ओर हो रहा है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? देखिए एक चीज याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट का फ्लो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है जिंक से कॉपर की ओर होगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा? जिंक टू कॉपर की ओर होगा।
तो करंट का फ्लो किधर होगा? करंट फ्लो जो होगा वो कॉपर से जिंक की ओर आएगा, ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स होता है। तो यहां पर क्या है कि सॉल्यूशन में इसका जो मैकेनिज्म आप देखेंगे तो मैकेनिज्म ऐसा है कि इसका जो जिंक है वो जिंक जो है वो सॉल्यूशन में जाता है Zn2+ के रूप में। ये कहां चला जाएगा? ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जब ये सॉल्यूशन में आता है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जिंक आयन कहा क्या होता है? इस सॉल्यूशन में आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर बचा रह गया तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होना शुरू हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जो है कॉपर जो है उसका फ्लो जो है 2+ आयन का फ्लो जो है किधर हो जाएगा? इस इलेक्ट्रोड पे, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो जाएगा, और वहां ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा? गेन करके इसकी ओर कवर अप करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डिसअपीयरेंस होगा, यहाँ अपीयरेंस होगा, मेटल क्या होगा? इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी नहीं होता है। एक समय के बाद क्या होगा? यहाँ पर यहाँ 3 कंडीशन आते हैं। यहाँ आपको 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि ई एक्सटर्नल एनर्जी जो दिया जा रहा है वो एक्सटर्नल अगर लेस देन आपका 1.1 वोल्ट है। यहां पर 3 तरह से आता है। ई एक्सटर्नल जो आ रहा है वो लेस देन 1.1 वोल्ट है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करता है डेनियल सेल 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। और तीसरा है ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ये 3 कंडीशन इसमें फॉलो होते हैं। तो तीनों कंडीशन में होता क्या है कि आपका अगर ये 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल करंट जो है वो कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है उस केस में क्या होगा? यहाँ पर उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? जिंक से कॉपर की ओर होगा। और जिंक क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड। वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग एनोड भी बोलते हैं ना। निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पर ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। एक 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल जो है अगर ज्यादा है, ये एक्सटर्नल से ज्यादा है 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा? करंट बाहर की ओर फ्लो होगा, मतलब जिंक से कॉपर की ओर करंट इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आ गया कि ए एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाता है तो यहाँ क्या होगा? और यहाँ पर ये एक चीज और देखेंगे कि करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। यहाँ करंट का फ्लो जो है जस्ट उसके रिवर्स डायरेक्शन में होगा, कॉपर टू जिंक में। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर ये तो होगा ही, और यहाँ पर जिंक क्या होगा? यहाँ पर जिंक जो होगा वो डिसॉल्व होगा। कहाँ? जिंक डिसॉल्व होगा कहाँ पर? एनोड पर। जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पर, और यहाँ कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा कहाँ? कैथोड पर। यहाँ कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। अब दूसरा कंडीशन है कि ई एक्सटर्नल जो है, अब दूसरा कंडीशन में क्या है कि ई एक्सटर्नल अगर 1.1 वोल्ट के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या होगा? नो करंट विल फ्लो। नो करंट विल, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। क्यों?
कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, किधर भी नहीं जाएगा। कॉपर से जिंक की ओर, जिंक से कॉपर की ओर आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा। मैंने कॉपर से जिंक की ओर भी बोला है, याद रखिएगा, उसका भी कंडीशन है। अब यहाँ एक्सटर्नल करंट 1.1 वोल्ट, ये देखिए ये कंडीशन वो है जब आप बैटरी का यूज कर रहे होते हैं। ये कंडीशन है जब आप बैटरी का यूज कर रहे होते हैं कि जो एक्सटर्नल करंट है वो जो बैटरी का जो पावर है उससे अगर कम है तो करंट बाहर की ओर फ्लो होगा। जैसे मोबाइल बैटरी में है ना, आप एक सर्टेन जो भी आपका बैटरी का स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है तो क्या होगा, बाहर की ओर फ्लो होगा, मतलब बैटरी का यूज होगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है कि बाहर का करंट और अंदर वाला 1.1 वोल्ट दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो इधर किधर भी करंट फ्लो नहीं होगा। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि एक जो कम पोटेंशियल का चार्जर लगाते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, कम वोल्टेज का, जिसका वोल्टेज अगर आपके बैटरी के वोल्टेज के एक बराबर अगर हो जाएगा, जो आउटपुट देगा वो बैटरी का बराबर हो जाएगा, तो देखिएगा उससे आपका बैटरी चार्ज नहीं लेगा, मोबाइल चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन फॉलो हो जाता है कि करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन आप जैसे उससे जो बैटरी का जो अपना पोटेंशियल है, जैसे 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है बैटरी, और उससे हायर पोटेंशियल का अगर एक्सटर्नल आप लगाते हैं, एक्सटर्नल करंट देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम, अब किधर से फ्लो होगा देखिएगा, जब आप ज्यादा पोटेंशियल कर देंगे एक्सटर्नल करंट बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन अब जिंक से जिंक की ओर चले होगा, कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक की ओर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, और अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवर्स होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवर्स होगा जब आप ये थर्ड वाला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और यहाँ जो जिंक जो सॉल्यूशन में गया था, यहाँ से जो डिसोल्यूशन हुआ था, तो यहाँ पर जिंक जो है वापस अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके और वापस जिंक जो है इस पर जाकर के डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये कंडीशन होता है, यहाँ 3 कंडीशन है, ठीक है, डैनियल सेल का, और तीनों कंडीशन फॉलो होगा तो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ साल्ट ब्रिज का यूज किया था। देखिए एक नॉर्मल सा डैनियल सेल में ये चीजें होती हैं, अब यहाँ साल्ट ब्रिज का यूज होता है। साल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है, देखिए बैटरी का पोटेंशियल जो है, जैसे इधर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, दोनों में करंट का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। करंट का फ्लो जब रुक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर का डिपोजिशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ डिपोजिशन होगा, तो यहाँ पर एक समय के बाद करंट फ्लो होना रुक जाता है। तो ये क्या करता है केसीएल, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, ये केसीएल गेन कर लेगा, यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये गेन करके, और ये इलेक्ट्रॉन किधर भेज देगा, क्लोरीन की ओर, Cl माइनस हो गया, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जिंक, और जिंक गेन करके तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ से साल्ट ब्रिज से होते हुए, साल्ट ब्रिज है कि मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा, केवल वहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वापस यहाँ चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि साल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। अब डैनियल सेल को, इस टाइप का जो सेल होता है हम लोग डैनियल सेल, उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं, सेल को गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा नाम क्या है इसका, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेटिक सेल, इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टेटिक सेल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
ये वोल्टेटिक सेल की तरह यहाँ यूज कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेटिक सेल की तरह जब एक्सटर्नल पावर बढ़ा देते हैं क्या होता है, ये एक्सटर्नल पावर हमने आपने यहाँ बढ़ा दिया, तब अब ये वोल्टेटिक सेल नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब ये कंडीशन फॉलो होगा, ये कंडीशन फॉलो होगा, तो उस कंडीशन जब फॉलो होगा उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट का भी नेचर है, 11th क्लास में ये सब बताया गया है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, मैं एक बार आपको केवल रिमाइंड करा दूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का भी टाइप होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिपेंड करता है डिसोसिएशन के बेसिस पर कि किस अमाउंट तक उसका डिसोसिएशन होता है, किस अमाउंट तक उसका डिसोसिएशन होता है, उसके बेसिस पर हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि डिसोसिएशन जो है वो मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी होंगे उसमें जो आयोनिक सब्सटेंस जो होगा उसका डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन जो है वो मिनिमम होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, NaCl जो एग्जांपल है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर NaCl एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ देखिए NaCl है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में Cl माइनस में, और लेकिन अगर CH3COOH ले लें तो इसका जो होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है, मतलब एक उसका बहुत छोटा सा अमाउंट जो है जितना आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट में वो डिसोसिएट होता है किसमें, CH3COO नेगेटिव एंड H+ आयन में। तो इस तरह का जो आपने जितना अमाउंट लिया उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही स्लाइट अमाउंट डिसोसिएट होता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जिसमें का डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जस्ट अब मैं आपको रिमाइंड करा रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गैल्वेनिक सेल। यहाँ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल है क्या, 11th में भी इसको आपने पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा है कि ये क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which, ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है which converts क्या करता है, केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज, केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज आप लिख सकते हैं, या एक सटीक जो इसके लिए जो टर्म आएगा वो आएगा रिडॉक्स रिएक्शन इनटू किसमें होगा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं,
क्या है यहाँ पर जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर Cu2 प्लस Cu। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Zn प्लस Zn2 प्लस Cu। ये एक रिएक्शन आता है, ठीक है, ये एक रिएक्शन आता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्वस है और ये यहाँ एक्वस, ये सॉलिड है और ये सॉलिड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है यहाँ पर दो हाफ में हुआ है। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें नहीं है। तो ये दो हाफ में हो रहा है ये रिएक्शन। कौन सा? यहाँ पर देखिए, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ दो हाफ में होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो ये आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हाफ का, ये है ऑक्सीडेशन हाफ। और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। तो ये जो आपका आ रहा है ये रिडक्शन हाफ का आ रहा है। यहाँ ये है जिंक का एग्जांपल ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ आ रहा है। कॉपर का एग्जांपल जो आ रहा है वो रिडक्शन हाफ आ रहा है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट पोर्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है, दो डिफरेंट पोर्शन में हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हाफ में हो रहा है और दूसरा रिडक्शन हाफ में हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर हो रहा है और ऑक्सीडेशन हाफ जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। तो ये जो टू पोर्शंस ऑफ द सेल आर कॉल्ड हाफ सेल। यहाँ जो दो पोर्शन है सेल का वो दोनों हाफ सेल कहलाएगा। एक इधर हाफ सेल और दूसरी साइड इधर हाफ सेल, जिसमें कि इस टाइप का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल जो है इसी पैटर्न में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल जो डिफरेंट कम्बिनेशन होगा, अलग अलग हाफ का कम्बिनेशन का हम लोग गैल्वेनिक सेल जो है, नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल जो है उसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। अब उसमें क्या है कि अब टू हाफ आर कनेक्टेड। अब ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं, हमने जो वहाँ पर देखा था कि ये जो दोनों अलग अलग थे दोनों हाफ, तो ये क्या था, एक वायर के थ्रू कनेक्टेड थे ना। तो दीज आर कनेक्टेड थ्रू द वायर। एक्चुअली दिस टू हाफ रिएक्शन आर कनेक्टेड थ्रू ए मेटालिक वायर। मेटालिक वायर के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोड यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये तो डेनियल सेल में अलग अलग लिया गया, लेकिन क्या होता है कि कुछ बैटरी जैसे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होंगे जिसमें कि सेम सेल में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड। तो उस स्थिति में क्या होता है कि मेटल आयंस जो सॉल्यूशन में डिपॉजिट होगा, तो इफ सर्टेन इलेक्ट्रोड इंटरफेस आर देयर इन टेंडेंसी ऑफ मेटल, तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूशन में जो है जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कॉपर के केस में हमने देखा था वो क्या हो रहा था, वो मेटल इलेक्ट्रोड पे वहाँ डिपॉजिट हो रहा था। इफ इसको क्या ट्राइंग टू मेक पॉजिटिवली चार्ज, उसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिवली चार्ज उसको कर रहा था। यहाँ पर क्या है कि मेटल एटम्स जो है किसी भी इलेक्ट्रोड का, मेटल एटम्स उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूशन में आयंस के रूप में जा। एक्चुअली क्या होता है, हम इसको लिख देते हैं थोड़ा सा,
इसको भी डाल देते हैं। मेटल एटम्स of electrode have the tendency metal electrodes जो होंगे टेंडेंसी go into the solution as आयन के रूप में वो क्या होंगे, ये जो मेटल एटम्स होते हैं वो आयन के रूप में, इनकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व होते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं आयंस के रूप में। क्या करते हुए, लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रोड पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। जब इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है कि आयंस के रूप में वो सॉल्यूशन में चले जाएं। तो ऐसे जब आयंस के रूप में जब चले जाते हैं तो क्या होगा, वहां पर चार्ज डेवलप करता है। कौन सा चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, टू डेवलप a negative charge on electrode। तो इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और कॉपर मेटल जब जाएगा तो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, तो कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश जब होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में जब आएगा, तो एट इक्विलिब्रियम वहाँ क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ द टू अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। At equilibrium there is separation of charges depending upon the nature of इलेक्ट्रोड। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्जेज होगा, सेपरेशन होगा इक्विलिब्रियम में, किसके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के नेचर के बेसिस पर वहाँ क्या होगा, चार्जेस का सेपरेशन होगा, किसमें, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जब सेपरेशन होगा तो यहाँ पर टू अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर होने के कारण जो है चार्जेस का सेपरेशन यहाँ हो रहा है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो इन सच केस द पोटेंशियल डिफरेंस is developed between two electrodes। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डेवलप हो जाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डेवलप होता है उसको बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड ये इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जैसे इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर ऐसे,
तो ये किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइट में ये डिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच, इस इलेक्ट्रोड और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसको, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, is called electrode potential। is called electrode potential। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए वहां थोड़ा सा समझिए इस चीज को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जब आप दो इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, याद रखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उस सॉल्यूशन में। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कॉपर एंड जिंक एक सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, जो दिखाएगा कि जिंक जो है, मेटल जो है, वो इलेक्ट्रोड जो है, उसका जो सॉल्यूशन है उसके साथ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको कैथोड कहते हैं। देखिए जहाँ ऑक्सीडेशन हाफ जहाँ होता है, ऑक्सीडेशन हाफ वाले जो इलेक्ट्रोड होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड एनोड पर या निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन होगा, और रिडक्शन हाफ का जो रिएक्शन होता है, रिडक्शन हाफ का जो रिएक्शन होगा वो किस इलेक्ट्रोड पर होगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा उधर, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ईएमएफ के बारे में। The potential difference between the potential difference between the electrode potential of cathode and anode, cathode and anode is called EMF, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF। लेकिन ये कंडीशन है, ये ऐसे इतना सीधा सरल नहीं है, इसमें एक कंडीशन है कि व्हेन नो करंट फ्लोइंग, इसमें
कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है थ्रू द सेल, सेल से अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन है जिसमें कि कोई भी करंट उस सर्किट से बाहर जो है वो नहीं जा रहा है, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब उस सेल से कोई भी करंट बाहर नहीं आ रहा है। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, यहाँ पर देखिए पहले वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच में था तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। यहाँ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के दोनों के बीच का जो एनोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन, उसमें भी कंडीशन है नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, उस सेल से होकर के थ्रू कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लोइंग आउट, ठीक है, फ्लोइंग आउट थ्रू द सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और ई सेल को देखिए, जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें दो पार्ट होता है, ये सभी को पता है, ये सभी को पता है। जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एक राइट से एक लेफ्ट साइड होगा जिधर हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, और एक क्या होगा, राइट साइड होगा आपका प्रोडक्ट साइड, ठीक है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्थिति का प्रोडक्ट टूट करके फिर इधर बनेगा, इधर से इधर जाएगा, वो कंडीशन आता है। तो यहाँ पर जो हम लोग ई सेल से दर्शाते हैं, ई सेल, ठीक है, तो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जो सेल रिएक्शन अगर लिखते हैं तो सेल रिएक्शन जैसे सपोज दैट कि कॉपर और सिल्वर के बीच का रिएक्शन होता है Cu प्लस 2Ag प्लस, देखिए यहाँ पर कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो यहाँ कॉपर एज ए एनोड वर्क करेगा और सिल्वर एज ए कैथोड वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज हो गया, पहले वाले जिंक के केस में क्या था कि जिंक एज ए एनोड वर्क कर रहा था, कॉपर कैथोड वर्क कर रहा था। यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, कॉपर से सिल्वर की ओर होगा, तो यहाँ पर कॉपर एज ए एनोड वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cu2 प्लस, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड, यहाँ ये एक्वस आ जाएगा और ये 2Ag सॉलिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज आ रहा है, कहाँ से, कॉपर से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ दो हाफ है रिएक्शन का, हम लोग दो हाफ है, इसको इरेज करते हैं। रिएक्शन का आपका दो हाफ है, पहला एक ऑक्सीडेशन हाफ है, कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ दैट मीन्स एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए तो Cu यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहा है। और यहाँ रिडक्शन हाफ में देख रहे हैं, रिडक्शन हाफ यहाँ पर 2Ag प्लस, तो यहाँ क्या है Ag, ये हमारा आ रहा था, नहीं आ रहा था, यहाँ ये गलती है, जब गेन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही होगा, ठीक है, एरो के उधर नहीं होगा रिडक्शन हाफ में। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कहाँ, कैथोड पर हो रहा है। तो दो हाफ है हमारा, एक एनोड की ओर ऑक्सीडेशन हाफ, एक कैथोड की ओर हमारा रिडक्शन हाफ। तो यहाँ पर जब इसको लिखते हैं सेल के रूप में एक बड़े लाइन दे करके, तो हमारा जो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे Cu एस सॉलिड, Cu2 प्लस
यही चेंज हो रहा था ना Cu से Cu2 प्लस में, इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखते हैं। फिर बीच में डबल लाइन Ag प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है Ag प्लस, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, एक्वस लिखना होता है Ag प्लस एक्वस और Ag। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हाफ है, यहाँ Cu जो है Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं इस रूप में, और ये रिएक्शन जो यहाँ आ रहा है ये ऐसे, तो इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ 2 हाफ आ रहा है। अब इसको लिखना होगा कि इस सेल जो ये हम लोग लिखते हैं, जो सेल पोटेंशियल की जब बात करते हैं, ई सेल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, ई आपका एक ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, एक रिडक्शन हाफ लिखते हैं। तो पहले हम लोग लिखते थे क्या, यहाँ पर देखिए तो ई सेल इज इक्वल टू हम लोग लिखा था ना ई आर माइनस ई एल, ये राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में हमारा क्या है, यही तो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Ag प्लस बाई Ag प्लस, ठीक है। यहाँ पर इस सिंबल को ऐसे करके Ag माइनस, क्योंकि राइट साइड वाला है, उसके बाद क्या था माइनस, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड में क्या था ई Cu एंड Cu2 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आता है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड अर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ओके।